गुड मॉर्निंग क्लास। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। 12th क्लास का एग्ज़ाम है, अभी बहुत जल्दी ही डेट आ गई है उसकी 18 तारीख। काफ़ी कुछ तैयार कर लिया होगा मेरे हिसाब से, और जिसका मान लो कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंसबिलिटी टॉपिक कमज़ोर है तो मैंने कॉन्टीन्यूटी का टॉपिक आज लिया है। याद रखिए ये चैप्टर संख्या आपकी 6 है, ठीक है। और इससे 2 नंबर का एक क्वेश्चन 100% आता है, क्योंकि 6 नंबर का आता है आपके अवकलन चैप्टर से, 7वां चैप्टर से। तो यहाँ से 2 नंबर का या तो कॉन्टीन्यूटी का क्वेश्चन आएगा या फिर डिफरेंस का आएगा। क्लियर है ना? तो देखो आज हम बात करेंगे कॉन्टीन्यूटी सातत्य। समझें, इस पहले टॉपिक को समझें, आखिर ये टॉपिक है क्या। ये वैसे देखा जाए तो इसके क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं, लेकिन इसकी थ्योरी की जो डेफिनेशन जो है ना, उसमें जो पॉइंट आते हैं ना, उनको ध्यान समझना है, ठीक है। इसमें लिमिट का काफ़ी अच्छा यूज होने वाला है, जो आपने 11th क्लास में लिमिट नामक टॉपिक पढ़ लिया था। तो देखो पहले तो आप सांतत्य से अर्थ लगाइए। सांतत्य हिंदी वर्ड है, अगर आपको ये क्लियर नहीं करता है ना तो आप कॉन्टीन्यूटी से लगाइए। हम अपने व्यवहारिक भाषा में कॉन्टीन्यूटी शब्द काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहते नहीं हैं कि हम क्या अपनी पढ़ाई कॉन्टीन्यूटी में रखी हुई है, क्या हम कोई भी काम निरंतर रूप से कर रहे हैं। इसको हिंदी में बोलें तो निरंतर भी कह सकते हैं, या सतत भी कह सकते हैं, या सांतत्य भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब हम अपने मैथ में जाएं कि आखिर मैथ में इसका यूज कहाँ पर है और व्यवहारिक कहाँ पर है। तो चलो व्यवहारिक की बात करते हैं पहले थोड़ा सा, ताकि आपको क्लियर हो कि आखिर व्यवहारिक कहाँ पर है। ये सपोज दैट कि जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है आपके पास, मान लीजिए कि ये ए पॉइंट लिया मैंने और एक लिया बी पॉइंट, 2 बिंदु ले लिए मैंने। ये अब ये बिंदु नहीं, इनको नाम दे देता हूँ मैं कि मैं आखिर सतत की बात कर रहा हूँ कि सतत व्यवहारिक कहाँ होता है, ठीक है ना। मैंने एग्जाम्पल लिया इस बात का कि आपको कोई जर्नी करनी है, यात्रा करनी है, ठीक है। और चलिए यात्रा करते हैं लोग। ये हमारी यात्रा का एक ग्राफ है, ठीक है। हमारी यात्रा का क्या है? ये ग्राफ है। और हमने सपोज कर लिया कि ये आपका डीडवाना है। क्या है? डीडवाना। क्योंकि आप डीडवाना के वासी हैं या फिर आसपास के वासी हैं तो आप अपने शहर को पहचानते हैं। और ये पॉपुलर शहर है आपका जयपुर, इसे सब लोग जानते हैं, क्योंकि ये आपकी क्या राजस्थान की राजधानी भी है, इसे पिंक सिटी भी कहते हैं, ठीक है ना। और एक बीच में स्टॉपेज आया आपके पास सीकर। क्या आया? सीकर आया। अगर वाया सीकर जाते हैं आप तो सीकर आएगा, वाया कुचामन जाते हैं आप तो कुचामन आएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कि एक कोई पर्सन बिंदु ए, जिसे मैंने डीडवाना नाम दिया, डीडवाना से चलता है और जयपुर पहुँचता है, ठीक है। एक नॉर्मल उदाहरण है, पहले आप समझो इसे। तो इसमें क्या कि अगर मान लें कि उसकी सीकर में अवस्था देखी जाए, कहाँ पे अवस्था देखी जाए? सीकर में अवस्था देखी जाए। अगर वो सीकर में, सीकर से पूर्व और सीकर के पश्चात, सीकर के पूर्व और सीकर के पश्चात, यदि वो सीकर के पूर्व मान लीजिए कि वो बस से जाएगा, क्योंकि डीडवाना से जयपुर ट्रेन का माध्यम तो है नहीं है, तो वो अगर सीकर से पूर्व उसी बस में है और सीकर के पश्चात भी उसी बस में है और डीडवाना से लेके जयपुर तक उसी बस में कंप्लीट यात्रा करता है, तब उसकी यात्रा एक कॉन्टिन्यूटी जर्नी कहलाती है। क्या कहलाती है? सतत यात्रा कहलाएगी उसकी, ठीक है ना। सपोज दैट कि अगर मान लीजिए सीकर में उतरकर उसने दूसरी बस ले ली एक यहाँ पे और वापस चला गया, कहाँ पे? जयपुर चला गया। अगर उसने दूसरी बस ले ली या उतर गया या ब्रेक दे दिया यहाँ पे, ठीक है ना, ब्रेक दे दिया, तो वहाँ पे क्या हुआ? तब ये फंक्शन का जो ग्राफ दिखाई दे रहा ना, या उसकी यात्रा का जो ग्राफ दिखाई दे रहा ना, तब उस अवस्था में ये कॉन्टिन्यूट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसने अपने ग्राफ को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या पॉइंट आया कि मान लीजिए कि ए और बी आपके पास 2 बिंदु हैं, तो आपको एक इंटरवल दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? इंटरवल। और उस इंटरवल में प्रत्येक बिंदु पर यदि फलन का ग्राफ सतत है, मतलब आपका लगातार ग्राफ बनता जा रहा है, कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं पे रुक नहीं रहा है, तो वह फलन उस दिए हुए अंतराल में सतत या सांतत्य या कॉन्टिन्यूटी होता है। ये तो मैंने आपको व्यवहारिक समझाया है, ठीक है ना। अब चलते हैं मैथ के फॉर्म में कैसे समझाएं इसको। तो देखिए ध्यान से, कॉन्टिन्यूटी का मतलब समझ गए ना कि आपके ग्राफ में कोई व्यवधान या रिक्तता नहीं होनी चाहिए। अब यही मैं आपकी कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लिखता हूँ। ये हेडिंग है हमारे पास, इसकी परिभाषा देखिए, ठीक है। यदि किसी फलन के ग्राफ में
व्यवधान या रिक्तता, मतलब उसके ग्राफ पे कोई खाली बिंदु नहीं होना चाहिए। यदि किसी फलन के ग्राफ में व्यवधान या रिक्तता ना हो तो वह फलन सतत या सांतत होता है। क्लियर हुआ ना? ठीक है, ये तो हो गया सांतत के जो आपके मूल डेफिनेशन है वो। अब इसे मैथमेटिक्स फॉर्म में कैसे व्यक्त करेंगे तो इसको भी देखें। देखो यहाँ पे कि मैंने क्या है, व्यवधान और रिक्तता ना हो, ठीक है ना। जैसे हम कुछ अब ग्राफ लेते हैं इसके लिए, जैसे सपोज कीजिए कि आपने sin x का ग्राफ ट्रेस किया है, इसी टाइप से तो होता है ना। क्या इसमें कहीं पे भी ब्रेक है? देखो कहीं पे भी ब्रेक नहीं है। तो ये आपका y = sin x का एक ग्राफ है। ये कैसा है? आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है ना। दूसरा ले लीजिए आप y = cos x का लिया, तो आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया भी है अपनी इन क्लासों में, वो आपने 11th क्लास में इसका ग्राफ ट्रेस भी किया होगा। इस तरह से बनता है। क्या इसमें कहीं पे भी रुकावट है? नहीं है, तो ये भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन हुआ, ठीक है ना। तीसरा ले लिया मैंने y = x² लिया, ठीक है। y = x², क्या आप लोग बता सकते हैं ये कैसा इक्वेशन है? y = x², ये एक परवलय का समीकरण है, ठीक है। आपने परवलय की 4 अवस्थाएं पढ़ी होंगी 11th क्लास में, कॉनिक सेक्शन में पढ़ा था ना। जैसे कि y² = 4ax, x² = 4ay, y² = -4ax और x² = -4y। तो परवलय की हमने 4 अवस्थाएं पढ़ी थी, ठीक है ना। तो परवलय का ग्राफ x² = 4ay के फॉर्म में है और ये आपके y एक्सिस पे बनता है। क्या इसके ग्राफ में कहीं पे भी कोई व्यवधान या रुकावट है? नहीं है। और देखिए ध्यान से, चलिए मैं आपको अपने इस y = x² के सभी ग्राफ ट्रेस करता हूँ, ठीक है ना। तो पहले इतना इस डेफिनेशन को लिख लीजिए आप। अब हम कुछ ग्राफ ट्रेस करते हैं, उस ग्राफ्स के माध्यम से देखते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कौन कौन से हो रहे हैं और कौन कौन से नहीं हो रहे हैं। जैसे मैंने सबसे पहले लिया y = x का ग्राफ। किसका लिया? y = x। अब बनाने नहीं है स्पष्ट, केवल एक रफली दिखाना है बस आपको, ठीक है ना। y = x ग्राफ देखो इस टाइप से होता है। क्या इस फंक्शन में कहीं पे भी ब्रेक है? नहीं है, तो ये फंक्शन आपका कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। चलिए मैंने आपको लिया y = x² का, फिर से दिखाते हैं यहाँ पे। ये एक पैराबोला है, परवलय है और इसका ग्राफ ये हुआ। कहीं पे क्या फंक्शन कहीं ब्रेक ले रहा है? नहीं ले रहा है, तो ये भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। और वैसे भी मैंने आपको जब आउटलाइन में रोल प्रमेय और मध्यमान प्रमेय पढ़ाई है तो मैंने वहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जो होते हैं ना उनकी स्पष्ट लिखाए थे। जैसे कि आपका ये आपका कैसा बहुपदी फलन है, अपने प्रांत में सतत और अवकलनीय होता है, वहाँ लिखाया था। यहाँ आपके क्लियर हो जाएगा कि आखिर कैसे हुआ था ये, ठीक है ना। और देखिए, अब देखो अगर मैं इसी ग्राफ में इन सबको ट्रेस करूँ, ध्यान से देखते हैं ना। जैसे मैंने सपोज दैट एक बड़ा सा ग्राफ लिया और यहाँ पे पहले तो लिया मैंने y = x का, सीधी रेखा जाएगी y = x के मूल बिंदु से होकर जाती है, ठीक है ना। ये ब्रेक नहीं दिया है, ऐसा हुआ है, y = x का हुआ। क्लियर है। अब मैंने लिया y = x² का, ये वाला ग्राफ कैसा होता है आपके पास? ये होता है y = x² का। याद रखें ये रेखा थोड़ा सा और मिड से जाएगी, ठीक है ना। यहाँ से इस टाइप से रेखा खींचते हैं, ये लो, ठीक है, इस टाइप से रेखा जाएगी ये। अब लिया मैंने, ये किसका आ गया? y = x² का। ध्यान से देखते हैं ये मैं किस क्रम में जा रहा हूँ, ठीक है। अब सपोज दैट कि इसी में लेते हैं y = x³ का। किसका? x³ का। तो x³ का ग्राफ जब बनाएंगे ना आप बिंदु रख के तो यूँ जाएगा, ठीक है ना। ये किसका हो गया? y = x³ का, ये x² का और ये वाला किसका है? x का है। अब सपोज दैट कि आपने एक और ले लिया y = x⁴ का। तो x⁴ का ग्राफ ये बन गया। ये किसका बना? मैं इससे लिख देता हूँ, ये आपका बना y = x⁴ का। देखो सभी ग्राफ आपके कॉन्टिन्यूस हैं, लेकिन ये सब इतने बताने की आवश्यकता क्या थी कि जैसे जैसे x की पावर बढ़ती जाएगी, हो रही है ना, इंक्रीज हो रही है ना, वैसे वैसे हम y एक्सिस की तरफ, y एक्सिस
यानी कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे ये पावर घटती जाएगी तो हम एक्स एक्सिस की तरफ मुड़ते हो जाएंगे, ठीक है ना। इस ग्राफ से हमें ये शो होता है कि वाई एक्स की पावर बढ़ने पर, इंक्रीज होने पर हम किस एक्सिस की तरफ, किस अक्ष की तरफ जा रहे हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं इस समय, वाई अक्ष की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर सपोज करते हैं कि एक्स की पावर -1 -2 इस टाइप से ले ली जाए तो हम कहाँ जाएंगे, एक्स अक्ष की तरफ जाएंगे। तो ये आपके सभी कैसे ग्राफ हैं, कॉन्टिन्यूस हैं। और वैसे भी जब आप इसमें लिखाएंगे तो देखो ये रैखिक हुआ, द्विघात हुआ, तीन घात का हुआ, चार घात का हुआ, और ये कैसे हुए आपके, एक पॉलिनोमियल ग्राफ हुए। और सभी पॉलिनोमियल फंक्शन अपने प्रांत में क्या होते हैं, सतत और अवकलनीय होते हैं। अब सपोज कीजिए, देखो y = 1/x के ग्राफ की बात करें हम, ठीक है। देखना ध्यान से, इसका ग्राफ कैसे बनता है मैं आपको समझाऊं। और इसमें कंडीशन रहेगी x0 = 0, ठीक है। और जब इसका आप ग्राफ ट्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा, ये एक्सिस हो गया, ये y हो गया, ठीक है ना। इस तरह से ग्राफ जाएगा इसमें। अगर मैं इसमें x0 = 0 लेता हूं तो यहां पे देखो इस फंक्शन में एक ब्रेक हो गया। अगर इसमें y = 1/x कह देता और x ∈ R कह देता, सुनना ध्यान से कि y = 1/x कह दिया और x ∈ R कह दिया और टोटल रियल नंबर में 0 शामिल होगा और 0 लेने की अवस्था में इस फंक्शन में ब्रेक आ गया। ब्रेक आ गया ना, देखो क्योंकि ये ग्राफ इधर जा रहा है, कहने का अर्थ है y = 1/x, ये x > 0 के लिए है, y = 1/x, ये x < 0 के लिए है। और अगर x = 0 को भी सम्मिलित किया जाए, अर्थात टोटल रियल नंबर लिए जाए, उस अवस्था में ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, मतलब असांतत फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सांतत होगा कब, अगर इसमें x की वैल्यू शून्य ना ली जाए तो, ठीक है ना। अब ये तो मैंने आपको ग्राफ के माध्यम से समझा दिया कि सतत फलन कौन से होते हैं और असतत कौन से होंगे। जो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं है वो आपका डिसकंटिन्यूअस अर्थात असांतत्य होगा। अब इसके मैं कुछ फार्मूले लिखता हूँ जो आपकी एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट होंगे, तो इन ग्राफ को नोट कर लीजिए आप लोग भी, ये आप लोग कि हम इसके कॉन्टिन्यूअस के मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, गणितीय रूप में इसको कैसे व्याख्या करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने एक उदाहरण लिया था सबसे पहले स्टार्टिंग में कि आप डीडवाना टू जयपुर हैं और एक सीकर बीच में आता है, ठीक है। तो वो सीकर हमारा एक पॉइंट हो गया। तो इसी प्रकार से हम सीकर बिंदु ना लेके वहाँ पे कोई एक अज्ञात बिंदु सी मान लेंगे या ए मान लेंगे, जैसे आपकी इच्छा हो वहाँ पे ऐसा कुछ हम मान लेंगे। तो सपोज कीजिए कि आपका ये ए है, ये आपका बी है और यहाँ पे बिंदु आपका सी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये आपका एक कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है, ध्यान से देखें, एक सतत ग्राफ है। हम इस सी के RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना, और LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। RHL का मतलब हो गया दाईं सीमा, दायां हाथ होता है हमारा ये, इसी प्रकार से शो होता है राइट हैंड लिमिट, और ये बायां हाथ है तो बाईं सीमा। अब हम इस बिंदु C पर, ठीक है, इस ग्राफ की, ध्यान सुनना मेरी बात को, इस बिंदु C पर इस ग्राफ की RHL मतलब राइट हैंड सीमा और लेफ्ट हैंड सीमा दोनों का बिहेवियर चेक करेंगे। यदि दोनों का बिहेवियर या वैल्यू सेम है तो ये फंक्शन क्या होगा, सांतत्य होगा। और इसी में एक कंडीशन और जोड़ दी जाएगी, क्या इसी बिंदु C पर क्या राइट हैंड लिमिट अर्थात दाईं सीमा और बाईं सीमा और फंक्शन का मान तीनों इक्वल हों तो आपका ये फलन सांतत्य होगा, ठीक है ना। 11th क्लास में आपने लिमिट नामक टॉपिक पढ़ लिया था, ठीक है ना। तो लिमिट में आपने क्या पढ़ लिया था कि आप बिंदु C पर या 2 लिया हो या 3 लिया हो एटसेट्रा, जो आपको दिया हो, बिंदु 2 पर, 3 पर या C पर केवल दाईं सीमा और बाईं सीमा निकालते हैं। अगर दोनों सीमाएं इक्वल आती हैं तो उस अवस्था में हम कहते हैं कि सीमा आपकी अस्तित्व में है, अर्थात वो क्या है, एग्जिट हैं, ठीक है ना। यहाँ पे फलन का मान भी इक्वल आ जाए, तीनों कंडीशन दाएं सीमा, बाएं सीमा और फलन का मान तीनों समान आ जाएं तो हम ये कहेंगे कि फलन कॉन्टिन्यूअस अर्थात सांतत्य है। तो अब देखो इसकी दाएं सीमा, बाएं सीमा और C ये सब क्या निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, देखो ध्यान से कि बिंदु x = C पर पहले मैंने बात की दाईं सीमा की,
दाएं सीमा को क्या लिखते हो आप, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और इसको ये भी लिखा जाएगा एफ ए, सी पर ले रहे हैं ना तो सी प्लस 0 कर दीजिए आप, ठीक है ना। और इसको क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच, क्लियर है ना। क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच, या इसे ऐसे भी लिखा जाता है लिमिट x टेंड्स टू c प्लस और क्या यहाँ पे एफ एक्स। ध्यान से देखें, RHL को इस फॉर्म में लिखा जाता है। अब सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म हमारा ये है एफ सी प्लस 0 जो आपकी बुक के अनुसार है। और यहाँ पे अगर आपको x टेंड्स टू c प्लस लिखा मिल जाए, इसका मतलब है c प्लस का मतलब होता है खाली ये कि इस बिंदु के किस ओर, दाईं ओर, और c माइनस का अर्थ होगा क्या, इस बिंदु के बाईं ओर, ठीक है ना। अगर हम बात करें इसी बिंदु पर किसकी बात करें, राइट हैंड लिमिट ले लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट की, LHL की, ठीक है ना। LHL में क्या लिया, एफ सी माइनस 0, और क्या लिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच, और क्या लिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 सॉरी लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स। ये 3 अवस्थाएं ले ली हमने, और ये अवस्थाएं क्या हों, इक्वल हों, अर्थात बिंदु C पर एफ सी प्लस 0 इज इक्वल टू एफ सी माइनस 0 इज इक्वल टू एफ सी, अथवा ऐसे भी कह दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच इज इक्वल टू एफ सी, ऐसे भी कह दीजिए आप, अथवा लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। तो फलन x बराबर c पर अपने अंतराल में संतत या सांतत्य होता है, ठीक है। ये लीजिए, ये इसका गणितीय रूप हो गया जो हमें इसी की आवश्यकता है, ठीक है ना। ध्यान से देख लो कि बिंदु C पर, यहाँ बिंदु C मैंने कोई सा भी बिंदु ले लिया, आप A लिख सकते हो, आपको 2 3 जो भी आपको बुक में दिया जाए वो लिख सकते हो। तो एफ सी प्लस 0 इज इक्वल टू एफ सी माइनस 0 इज इक्वल टू एफ सी। एफ सी प्लस 0 को बोलते हैं हम क्या, आपकी दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन का मान। आपके दाईं सीमा को ऐसे भी रखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच और एफ सी, ठीक है ना। तो आपके लिमिट x टेंड्स टू c प्लस भी लिखा जाए तो उसे आप क्या मानोगे, दाईं सीमा। लिमिट x टेंड्स टू c माइनस लिखा जाए एफ एक्स, तो वो क्या होगा, बाईं सीमा। ये तीनों आपके इक्वल हों तो फलन बिंदु C पर क्या होगा, सांतत्य होता है। तो हम इसकी गणित में डेफिनेशन निकालें तो क्या लिख सकते हैं, तो इसकी एक डेफिनेशन हम और लिख लेते हैं। पहले इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है। हमारे लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये हमारा मैथ का फॉर्म है, इसका यूज होगा। लिख लें इसको आप लोग। इसकी एक डेफिनेशन और बना लेते हैं, क्या, यदि कोई फलन अंतराल ए बी, ये कैसा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। क्लोज इंटरवल में बड़ा वाला ब्रैकेट इस्तेमाल होता है, ओपन में खोला वाला। तो यदि कोई फलन अंतराल ए बी में उसकी, किसकी, फंक्शन की दाईं सीमा कॉमा बाईं सीमा एवं फलन का मान समान हो एवं, अब देखो समान तो हो, साथ साथ में वो परिभाषित भी होना चाहिए फंक्शन, ये बात याद रखना, एवं परिभाषित हो, तो तब वह फलन दिए अंतराल में
दिए अंतराल में संतत होता है। ठीक है, अब देखो एक बार इसके पॉइंट फिर से लिख देते हैं। अर्थात मान लीजिए आपके पास बिंदु क्या है, माना कि बिंदु x इज इक्वल टू सी बिलोंग टू ए बी, इस टाइप से है। तब क्या आपके पास एफ सी प्लस जीरो इज इक्वल टू एफ सी माइनस जीरो इज इक्वल टू एफ सी, अर्थात राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू या एफ सी दे दो, तो उस अवस्था में फलन कैसा होगा, संतत होता है, संतत होता है। ठीक है, एफ सी प्लस जीरो को आप क्या लिखोगे, एफ सी प्लस जीरो जो हम इस्तेमाल करेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ सी प्लस एच। क्लियर है ना, एच की वैल्यू जीरो की ओर अग्रसर होगी तो क्या आ जाएगा, एफ सी प्लस जीरो आ जाएगा। याद रखिए कभी ये जोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको दायां बायां शो करना है। ठीक है, सी प्लस जीरो हमेशा बताएगा दाएं को और सी माइनस जीरो हमेशा बताएगा बाएं को। ठीक है ना, तो आप एक और रहेगा इसमें एफ इज इक्वल टू सी, बस ये लिख लीजिए, ये काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब मैं कुछ ऐसे 2-3 ग्राफ लूँगा जो फंक्शन आपके कॉन्टिन्यूस नहीं होते हैं। ठीक है ना, कौन से होंगे, इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए आप लोग। अब आप देखिए एक अपना ग्राफ देखिए, सपोज दैट के एफ एक्स आपके पास है सिग्नम एक्स। क्या आपने कहीं पढ़ा है सिग्नम फंक्शन एक्स? 11वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने। सिग्नम फंक्शन को हिंदी में कहते हैं चिन्ह फलन। ठीक है ना, और उसका ग्राफ इस टाइप से था, किस टाइप से था, इस टाइप से। यहाँ पे आपके पास y इक्वल टू क्या है, 1 है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, y इक्वल टू -1 है। अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखें, फंक्शन को ऐसे लिखते हैं 1 0 -1। कब, जब x ग्रेटर देन 0, जब x इज इक्वल टू 0, जब x लेस देन 0। ये अवस्था आपने पढ़ी होगी। ठीक है ना, अब आप देखिए कि आपके तीनों अवस्थाओं का मतलब ग्रेटर देन 0 का अर्थ हो गया दाएं सीमा की तरफ। जब भी ग्रेटर देन की कंडीशन आएगी तो हम दाएं चलेंगे, याद रखिए इस बात को। जब भी लेस देन आएगा तो हम बाएं चलेंगे, और जब भी आपके इक्वल आएगा तो हम उस फंक्शन पे उस वैल्यू को चेक करेंगे। ठीक है ना, कि उस बिंदु पे फलन का मान क्या है। तो हमारे पास देखो दाईं सीमा 1 है, बाईं सीमा -1 है। क्या दाईं सीमा और बाईं सीमा समान है? नहीं है, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं है। याद रखिए एक पॉइंट अच्छा सा बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर कोई फलन दिया है और उसका सांतत्य का परीक्षण कर रहे हैं, ठीक है, तो उस फलन के लिमिट जो होगी ना, सीमा जो होगी वो आपकी एग्जिट होगी। अगर कोई लिमिट एग्जिट होती है तो वो फंक्शन यानी कि फलन सांतत्य हो, ऐसा अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है ना, ऐसे हम डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी कुछ 1-2 पॉइंट ऐसे रिलेशन में आते हैं। कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियबिलिटी में क्या रिलेशन है, ठीक है, लिमिट और कॉन्टिन्यूस फंक्शन में क्या रिलेशन है। ठीक है ना, तो मैंने आपको क्या बताया कि यदि कोई लिमिट परिभाषित होती है उसका सांतत्य होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन सांतत्य हो कोई फंक्शन तो वो लिमिट उसकी आपकी एग्जिस्ट या अस्तित्व जरूर होगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि इस सिग्नम फंक्शन का ग्राफ देखिए, यहाँ देखो ब्रेक हो गया, काफ़ी कुछ ब्रेक हो गया। तो ये ब्रेक हो गया मतलब व्यवधान आ गया या रिक्तता आ गई, तो ये फंक्शन कैसा, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। अब देखो एक और देखिए कि एफ एक्स इक्वल टू, ये ब्रैकेट x नहीं है, ये है GIF। ठीक है, GIF का अर्थ हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। क्या, महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है ना, इसका जब भी आप ग्राफ देखोगे तो इस टाइप से था, कुछ 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 0 से 1 पर चलता है आपके पास 0, 1 से 2 पे चलता है 1, 2 से 3 पे चलता है 2। इस टाइप से इसका ग्राफ था, कुछ आपने ध्यान होगा पढ़ा होगा। अब देखो यहाँ पे तो काफ़ी ब्रेक है, तो ये आपका एक ब्रेक भी है, प्लस इस ग्राफ को देखो स्टेप में चलता है ना, तो इसे स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, स्टेप फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्टेप फंक्शन भी कहा जाता है, कारण कि इसका ग्राफ स्टेप में है। तो स्टेप में होने के कारण ये आपका स्टेप फंक्शन हुआ, और ये आपकी इसके ग्राफ में काफ़ी व्यवधान, काफ़ी रिक्तताएं हैं, तो ये फंक्शन भी कैसा हुआ, आपका कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ। लेकिन अगर बात की जाए, देखो
यहाँ पे शब्द क्या लिया है यूज, महत्तम पूर्णांक फलन। तो हम इसमें केवल इंटीजर को शामिल करते हैं। अगर मैं रियल नंबर को ले लूँ, रियल नंबर ले लिया, मान लीजिए कि जैसे आप पहले इसकी वैल्यू को समझिए क्या आपके पास 1.999 हो, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, ठीक है ना। आपके पास 1.0001 हो, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। और देखिए 1.5678 वगैरह हो, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। कहने का अर्थ है केवल इंटीजर लिया जाता है, ठीक है, इसके फ्रैक्शन पार्ट को छोड़ दिया जाता है। अगर सपोज करें कि आपने ले लिया कि 1 ही 1 आ रहा है, यहाँ पे देखो, इसको देखें तो अगर आप 2.001 ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 रहेगी। केवल एक इंटीजर ले लिएगा, फ्रैक्शन पार्ट छोड़ दिया जाता है। अगर ये फंक्शन आपके, मैं कहूँ कि रियल नंबर पे बात करें ना, जैसे कि 1.567 ले लिया तो वैल्यू क्या हुई, 1 हुई इसकी। अगर मैंने 1.678 ले लिया तो भी क्या हुआ, इसके पास मान 1 हुआ, ठीक है ना। तो अगर इसके रियल नंबर पे हम ग्राफ ट्रेस करेंगे तो स्टेप नहीं आते हैं उस अवस्था में। तो स्टेप फंक्शन कब आते हैं, जब हम इसके पूर्णांक की बात करते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन पे। तो याद रखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन अपने प्रत्येक पूर्णांक पर, किस पर, प्रत्येक पूर्णांक पर असंतत या असतत होता है, ठीक है ना, होता है। और उसी प्रकार से सिग्नम फंक्शन भी x बिलोंग टू r, टोटल रियल नंबर r में कैसा होता है, असंतत होता है। तो ये असंतत के 2 ग्राफ मैंने समझा दिए। अब हम चलते हैं संतत फलनों के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या हैं देखते हैं इनको। अब देखिए संतत फलनों के कुछ गुणधर्म। संतत फलनों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज क्या है इसकी। नंबर 1 लेते हैं, यदि f(x) और g(x), f(x) एक अलग फंक्शन है और g(x) एक अलग फंक्शन है, और दोनों ही आपके संतत हों, f(x) और g(x) दोनों संतत फलन हों, तो उनका संयुक्त फलन, ये हालांकि कंपोजिट फंक्शन आपका चैप्टर संख्या 1 है, संयुक्त फलन f ऑर्डर ऑफ g(x) या g ऑर्डर ऑफ f(x) संतत होगा। याद रखिए, आपके f(x) और g(x) 2 कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो उनका संयुक्त फलन, अब संयुक्त फलन में प्लस भी हो सकता है या माइनस भी, ठीक है ना, जो भी संक्रिया आपको दी जाए उसके अनुसार कैसा होगा, संतत होगा। चलिए संक्रिया के माध्यम से लिख लेते हैं, ठीक है ना। यदि f(x) और g(x) 2 संतत फलन हों तो ध्यान से देखना, f(x) प्लस माइनस g(x), कॉमा लगा दिया, f(x) इंटू g(x), ठीक है ना। कहने का अर्थ हो गया उन 2 संतत फलनों का योग और अंतर और गुणनफल और भाग भी, लेकिन भाग में एक अवस्था है कि ये आपका नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, ठीक है। ध्यान दें कि भाग भी, मतलब दोनों फलन संतत हों f(x) और g(x), तो उनका योग, उनका गुणा, उनका भाग और उनका अंतर सभी संतत होंगे। लेकिन भाग में कंडीशन याद रख लीजिए कि g(x) का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उपरोक्त में जाइए हमारे पिछली वाली 2-4 मिनट पहली क्लास में, तो मैंने आपको बताया है कि यदि आप g(x) की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, ठीक है ना, तो f(x) अपॉन 0 हो जाएगा। 0 से डिवाइड किया जब मैंने, तो आपका ये इन्फाइनाइट आ जाएगा। इन्फाइनाइट का अर्थ हो गया अपरिभाषित, जबकि मैंने डेफिनेशन में नोट करवा दिया कि फलन आपका परिभाषित होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे g(x) की वैल्यू 0 नहीं हो चाहिए, तो ये सब क्या होंगे, संतत होंगे, संतत होंगे। क्लियर है ना। अब देखो, अब हमारे पास वो पॉइंट लिखने वाले हम कि जो फंक्शन को हम देखकर बताएंगे कौन कौन से कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए, इसकी 2 ही पॉइंट हैं, ठीक है ना। उन पॉइंट को लिखते हैं कौन कौन से फंक्शन आपके कॉन्टिन्यूस हैं और कौन कौन से कॉन्टिन्यूस नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि नंबर 1 लिखा मैंने, प्रत्येक बहुपदी है, पॉलिनोमियल, ठीक है ना,
बहुपदीय फलन। अब बहुपदी फलन के लिए कोई भी प्रांत लिखने की आवश्यकता नहीं है, टोटल रियल नंबर में, टोटल रियल नंबर, ठीक है, में संतत होता है। क्लियर है, कोई समस्या नहीं। मतलब पॉलिनोमियलिकेशन जो होती है हमारे पास a0 प्लस a1x1 प्लस a2x2 प्लस डॉट डॉट an xn की फॉर्म में, ठीक है, वो कैसी रहेगी आपकी, आपके रियल नंबर में। जैसे कि पॉलिनोमियल में ले लिया मैंने ax² प्लस bx प्लस c ले लिया, या x³ प्लस 5x ले लिया। कैसा भी आपका समीकरण हो, द्विघात समीकरण हो, 3 घात का समीकरण हो, कितने भी पदों का हो, आपके रियल नंबर में क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, चर घातांकीय फलन, a की पावर x अपने अंतराल में संतत होता है, जो भी हो इसका अंतराल दिया जाए, ठीक है ना। तीसरा देखिए आप, लॉगरिथम फंक्शन, लघुगणकीय फलन, log x तो log बेस ई एक्स या फिर से ln x लिखा जाता है, अपने अंतराल में संतत होता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट लिया मैंने, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन से, sin x, cos x, tan x, डॉट डॉट पूरे 6 के 6, ठीक है, अपने अंतराल में, याद रखना अपने इनके गिवन अंतराल होंगे, अपने अंतराल में संतत होते हैं, ठीक है ना। निरपेक्ष फलन, निरपेक्ष फलन कौन से हैं, त्रिकोणमिति का अगर हम दूसरा रूप लें, कौन सा, इन्वर्स त्रिकोणमितीय फलन, ITF, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी, ठीक है ना। जैसे कि साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, डॉट डॉट, ये भी क्या होंगे, संतत। याद रखिए साइन कॉस टेन, जैसे कि x इज इक्वल टू, मैंने tan x की बात करूं, मैं tan x हुआ, आपका sec x हुआ, इनकी बात करूं तो x इज इक्वल टू π/2 पर, या tan 1/x cos, इसका पॉइंट मैं लिख दूंगा, ठीक है ना, आप भूल जाओगे नहीं तो। पांचवा देखिए, किसकी बात हो गई है, त्रिकोणमिति की हो गई है, इन्वर्स की हो गई है। निरपेक्ष फलन जिसे हम मॉडुलस फंक्शन भी कहते हैं, तो मॉडुलस x प्लस मॉडुलस x हो, x माइनस मॉडुलस x हो, और x इंटू मॉडुलस x हो, ठीक है ना। ये भी क्या होंगे, सब कॉन्टिन्यूस फंक्शन, संतत होते हैं। याद रखिए कि ये मॉडुलस x कॉन्टिन्यूस में, संतत में, हमेशा याद रखो कि ये मॉडुलस x या वास्तविक फलन या निरपेक्ष फलन संतत होता है, बट अवकलनीय कभी नहीं होता है, x इक्वल टू 0 को छोड़कर, बाकी की जगह पर नहीं होगा, लेकिन x इक्वल टू 0 पर ये डिफरेंशिएबल होता है, अन्यथा और कहीं नहीं होता है, ठीक है। तो आप इनको नोट कर लीजिए, ये आपके सभी क्या हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हैं। अब हमने बात कर ली अभी संतत फलन की, अब हम बात करते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी असंतत फलन। इसकी कोई बड़ी डेफिनेशन नहीं है, कोई फार्मूला ऐसा नहीं है, सीधी सी बात जान लिए कि जो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूटी नहीं है, यानी कि संतत नहीं है, वो असंतत कहलाता है। तो लिख देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना, असतत बोल दो या असांतत्य, सातत्य। जो फलन संतत नहीं होता है वह असंतत या असतत, ठीक है ना, फलन कहलाता है। जो कॉन्टिन्यूस नहीं है वो डिसकंटिन्यूस होगा। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं डिसकंटिन्यूटी के, देखिए
जैसे कि कौन कौन से फंक्शन आपके डिसकॉन्टिन्यूटी होने वाले हैं। मैंने ले लिया नंबर 1, आज ही ग्राफ ट्रेस किया है। क्या है ये? महत्तम पूर्णांक फलन, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कैसा होता है? अपने प्रत्येक पूर्णांक पर असतत होता है। क्लियर है? दूसरा देखिए, एक हो गया। दूसरा देखिए, साइन 1/x हो, कॉस 1/x हो, डॉट डॉट 1/x होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होता है? अपने अंतराल में कैसा होता है? असतत होता है, ठीक है, ये भी असतत होता है। तीसरा देखिए, e की पावर 1/x, ये भी कैसा होगा? असतत होगा। चौथा देखिए, मैंने लिखाया था f(x) = 1/x हो और x ≠ 0 की बात आती है हमारे पास, ठीक है ना। अब x ≠ 0 कह दिया तब तो हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, ध्यान देना इस बात पे। और अगर मैं ये कंडीशन हटा दूं तब क्या होगा? असतत होगा। तो ये आपके डिसकॉन्टिन्यूटी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। अब आप अपना टॉपिक में ये अच्छे से थ्योरी को पढ़ लें, बस ज़्यादा कोई खास नहीं है, थ्योरी को पढ़ लें ध्यान से। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज में हमें सिर्फ इसकी लिमिट पे ध्यान देना है कि लिमिट की दाईं सीमा, बाईं सीमा और फंक्शन का मान निकालना है। और इसके एग्जाम्पल जो क्वेश्चन हैं हमारे बहुत ही इजी हैं, अच्छे से सॉल्व होने वाले हैं। बस आप आज ये सूत्र याद रख लें, कौन कौन से फंक्शन कॉन्टीन्यूस होते हैं, कौन कौन से डिसकॉन्टीन्यूस होते हैं। मैंने ग्राफ के माध्यम से आपको समझा दिया कि ग्राफ देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये फंक्शन कॉन्टीन्यूटी है या डिफरेंस कॉन्टीन्यूटी नहीं है, ठीक है ना। तो आज आप इतना नोट कर लें और याद रख लें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।